सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। हाँ, ये सुदर्शन जी के नाम से लिखते थे और सुदर्शन जी का जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। हाँ, इनकी कहानियां जो हैं वह समाज में फैले भ्रष्टाचार, बेईमानी और दुराचार को बताने के लिए है, हमारे समाज को स्वस्थ और सुदृढ़ करने के लिए है। कुछ ऐसे लेखक हैं जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और इनकी कहानियां ज्यादातर पहले उर्दू में हुआ करती थी, फिर सुदर्शन जी ने इसे हिंदी में भी लिखना शुरू कर दिया। हाँ, और इनकी भाषा बहुत सहज है, सिंपल है और ये गद्य पद्य दोनों में लिखते रहे। कई कहानियां इनकी फिल्मों में और इवन कई गीत भी इन्होंने लिखे सुदर्शन जी ने। तो कहानी में 4 मुख्य पात्र हैं। पहला है रसीला। रसीला एक नौकर है और किसका नौकर है? रसीला एक इंजीनियर साहब है, बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह का नौकर है ये रसीला, इनके यहां नौकरी करता है। और दूसरी कहानी ऐसे, दूसरा पात्र कौन सा है? दूसरा पात्र है ये रमजान। रमजान जो कि नौकर है शेख सलीमुद्दीन का। हाँ, ये शेख हो गया है, शेख हो गया है, होना चाहिए शेख। तो रमजान इस शेख सलीमुद्दीन जो कि जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके यहां एक नौकर है। तो दोनों नौकर, कौन से 2 नौकर हो गए कहानी में? 2 नौकर मिल गए आपको। एक नौकर मिला आपको रसीला और दूसरा मिल गया रमजान। दोनों ही बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और जबकि ये दोनों पड़ोसी हैं, बाबू जगत सिंह और शेख सलीमुद्दीन, दोनों का मकान पड़ोस में है। रसीला बाबू इंजीनियर, बाबू जो जगत सिंह है उनके यहां नौकर है और वह सालों से इंजीनियर के यहां नौकरी करते हैं। और नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलती है उन्हें नौकरी में सिर्फ 10 रुपए तनख्वाह मिलती है। किसको? रसीला को। रसीला को 10 रुपए तनख्वाह मिलती है। और उसके घर में, हाँ, गांव में उसके घर में उसके बूढ़े पिता हैं, उसकी पत्नी है, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। तो बड़ा परिवार है, पर पैसे मिलते हैं 10 रुपए। तनख्वाह मतलब सैलरी 10 रुपए। और वह जब भी अपने मालिक जगत सिंह जी से जब भी सैलरी बढ़ाने की बात करता तो जगत सिंह एक ही जवाब देते कि मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता, तुमको अगर मुझसे ज्यादा कोई तनख्वाह देता है तो तुम काम छोड़ सकते हो। और बेचारा रसीला अपनी बात मालिक के न मानने पर सोचता भी है कि कहीं मैं जाऊंगा नई जगह पे, हो सकता है मुझे 11-12 रुपए भी मिल जाए। और पर वह मान सम्मान, पर वह विश्वास, क्योंकि अमीरों के यहां विश्वास जमाने में बहुत समय लग जाता है, तो इस सोचते हुए कि ऐसा मान सम्मान मिलने वाला परिवार मुझे नहीं मिलेगा, और इसलिए वह क्या करता है, दूसरी जगह नहीं जाता है। अब रसीला जो कि एक बहुत सीधा साधा नौकर है, उसका एक दोस्त है, दोस्त का नाम है रमजान। रमजान भी नौकर है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहां और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, दोनों आपस में सुख दुख बांटते हैं। और एक दिन रमजान देखता है कि रसीला उदास है, रसीला बहुत दुखी है। रमजान अपने दोस्त से दुख का कारण जानना चाहता है, पर रसीला को अपने दुख बताने की आदत नहीं, दूसरों को वह नहीं बताना चाहता है अपना दुख रमजान को। और रमजान उसे जिद करता है, ये रहा, रमजान उसे जिद करता है, उसे पूछने की कोशिश करता है दुख का कारण। पर जब रमजान को वो नहीं बताता है तो रसीला को वो कसम देता है और उसे सगन देता है जिस पर उसको बताना पड़ता है। रसीला बताता है कि उसका परिवार गांव में रहता है, उसके बूढ़े माता पिता और 3 बच्चे हैं और उन सब का भार उसके कंधे पे है और वह मालिक से सिर्फ 10 रुपए तनख्वाह पाता है और यह तनख्वाह उसके घर के लिए कम पड़ती है। और रमजान इनकी बात समझ जाता है। वो बताता है कि घर से एक लेटर आया है, एक खत आया है और खत में लिखा है कि उसका बच्चा बीमार है और पैसे भेजो। और रमजान उसके दुख को समझ चुका होता है, वह इसकी बात समझ जाता है और बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चला जाता है और कुछ समय बाद 5 रुपए ले आता है और चुपचाप रसीला के हाथ में रख देता है। और रसीला यह सोचता रह जाता है कि जिस मालिक क्या मैंने इतने साल काम किए, उसने मेरा दुख दर्द नहीं समझा, बाबू जगत सिंह, और यह नौकर जो खुद भी गरीब है रमजान, वह मेरी मदद कर रहा है, यह जरूर भगवान का फरिश्ता है, यह भगवान है मेरे लिए। और वह रमजान को मनी मन क्या करता है, दुआ देता है और पैसे लेकर वहां चला जाता है। वह अपने घर में पैसे भेज देता है और कुछ ही दिन तक धीरे धीरे करके वह रमजान के 4.5 रुपए, 5 रुपए उधार लिए थे, 4.5 रुपए लौटा देता है रमजान के। अब बचे कितने? 98 बाकी रह गई है। तो एक दिन रसीला ने देखा कि उसके मालिक बाबू जगत सिंह ने रिश्वत ली। उसके घर में कोई व्यक्ति आया था जो उसके मालिक को रिश्वत दे रहा था। हाँ, बाबू जगत सिंह की रिश्वत को देखकर रसीला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उसके मालिक जगत सिंह 500 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं और यह बात उसने अपने दोस्त रमजान को बताई। रसीला की बात सुनकर रमजान ने बताया कि अरे तुम्हारे मालिक तो कुछ नहीं है, मेरे मालिक शेख सलीमुद्दीन तो इससे बड़े डकैत हैं। मैं यूज कर रहा हूं, इससे बड़े डकैत हैं और वह तो हाँ छोटे, मेरे मालिक तो गुरु हैं इनके, वो तो 1000 रुपया क्या करते हैं, आज एक मुल्ला फंसा लिया है, आज एक व्यक्ति को फंसा लिया अपने जाल में और आज तो 1000 रुपए का उससे पैसा ले ही लेंगे, ऐंठ लेंगे। अर्थात मेरे मालिक तो और बड़े क्या है, रिश्वतखोर हैं। तो इस तरह से समाज में एक रिश्वत और बेईमानी का जो चलन है वो दिखाई दे रहा है। और अब शेख सलीमुद्दीन भी रिश्वत लेते हैं और वहां बाबू जगत सिंह भी रिश्वत लेते हैं और दोनों बड़ी बड़ी कोठरियों में शान से रहते हैं, शान से क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये दोनों नौकर, रसीला और रमजान, दोनों ही नौकर क्या करते हैं, दिन भर खटते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बाद भी इनको क्या होता है, उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है। तो कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। अब रसीला को एक दिन उसके मालिक ने, बाबू जगत सिंह ने भेजा कि जाओ 5 रुपए की मिठाई ले आओ, 5 रुपए की मिठाई ले आओ। रसीला 4.5 रुपए की मिठाई लेकर के 50 पैसे बचा लेता है और यह 50 पैसे चुपचाप जाके रमजान के हाथ में देता है। और वह यह सोचता है कि मैंने रमजान का पूरा 5 रुपए का जो कर्ज था इस 98 के साथ अब पूरा भी कर दिया।
इसीलिए कहानी में नाम है बात अटन्नी की। बट जब घर पहुंचता है तो बाबू जगत सिंह उससे बहुत गरज के पूछते हैं कि ये मिठाई 5 रुपए की नहीं है, ये मिठाई तो कम की लग रही है। और रसीला को वो मारते भी हैं झापड़ और उसे मारते हुए ले जाते हैं दुकान के पास, जहां ये पता चल जाता है कि मिठाई 4.5 रुपए की है। रसीला अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है, रसीला माफी भी मांगता है बाबू जगत सिंह से, पर बाबू जगत सिंह को इतने पुराने विश्वास पात्र नौकर पर भी दया नहीं आती है। अब ये नौकर पहुंच को ले जाते हैं पुलिस थाने में और वहां पर क्या करते हैं, सिपाही को 5 रुपया थमाते हैं, 5 रुपया घूस देते हैं और कहते हैं कि इसको मार के उगलवा लेना, इससे मार के इसका जुर्म कबूल करवा लेना। और रसीला जेल में बंद रहता है। अगले दिन रसीला की पेशी होती है इसी अपने शेख सलमुद्दीन जी के अदालत में। और शेख सलमुद्दीन एक बड़े ही नेक स्वभाव के व्यक्ति है। नेक मैं कह रहा हूं तो उसमें गहरा अर्थ है। तो वो क्या करते हैं, रसीला का अपराध सुनते हैं। रसीला इसमें अपने अपराध को खुद कबूल कर लेता है कि मैंने पैसे मालिक के 50 पैसे अठन्नी जो है वह गलत तरीके से लिया, ये मेरा पहला अपराध था और मुझे जज साहब यह अपराध माफ कर दिया जाए। और जज साहब को जरा भी दया नहीं आई और उन्होंने क्या किया, रसीला को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई और अपना मुंह एक रुमाल से पोंछा। ये वही रुमाल था जिसको इस जज साहब को, इस मजिस्ट्रेट साहब को यह रुमाल एक दिन पहले ही घूस के 1000 रुपए के नोटों के साथ मिला था। तो इस तरह से जज साहब ने क्या कर दिया, फैसला भी सुनाया, अपराध भी किया और वह आराम की नींद, चैन की नींद सोते रहे। और यह सब सुन रहा था रमजान, और रमजान खून के आंसू रो रहा था। वो बहुत क्रोधित था आज के इस परिवेश में जिसमें ये मालिक लोग बेईमानी कर रहे हैं और लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं और उसके बाद भी चैन की नींद सो रहे हैं। वो बेचारा एक छोटा सा अदना सा गलती करने वाला, जो अपनी गलती भी कबूल कर रहा है रसीला, वह छोटी सी कोठरी में कैद है रात भर और ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं। कहानी यही संदेश के साथ खत्म हो जाती है कि हमारे समाज में फैली अनियमितता, हमारे समाज में फैला भ्रष्टाचार और किस तरीके से गरीब और गरीब होता जा रहा है और समाज में अमीर वर्ग अपनी उस अमीरी का लाभ लेते हुए किस तरह से ऊंचाइयों पर पहुंचता जा रहा है। काकी मां को वैसे मैंने कहा काकी कहा गया है। कहानी एक छोटे बच्चे की है और वो बच्चा है श्याम, एक अबोध बालक है जिसकी मां मर चुकी है। हाँ, इस बच्चे की मां के मरने पर इसके मां की जुदाई का गम। सोचिए, एक बच्चा जिसे सिर्फ मां के बारे में सब कुछ पता है, हाँ, जिसका लगाव मां से है और मां नहीं है। देखिए, इसी पर एक बहुत तड़पने वाली कहानी है, एक दिल को छूने वाली कहानी है। तो शामू देखेंगे कि आज शामू बच्चा है छोटा जिसके जो देखता है कि उसकी मां एक जमीन पर लेटी हुई है और भूमि पर लेटे होने पर उस पर सफेद रंग की चादर पड़ी हुई है और घर के और आसपास के लोग उस पर बैठकर रो रहे हैं। और क्योंकि मां मर चुकी है, मां का नाम है उमा और घर वाले उसे शमशान ले जाना चाहते हैं। पर रामू क्या कर रहा है, सॉरी श्यामू क्या कर रहा है, बार बार मां की ओर चला जा रहा है, मां को पकड़ ले रहा है, कह रहा है इन्हें नहीं ले जाने दूंगा, मैं मां को नहीं ले जाने दूंगा तुम लोगों को। और लोग उसे समझाते हैं, बच्चा बहुत शोर मचाता है, मां के लिए बहुत परेशान हो जाता है, बेबल हो जाता है और बड़ी कठिनाई से लोगों को यकीन दिलाना होता है। घर के बड़े बुजुर्ग उसको समझाते हैं कि मां जो है मामा के घर गई है ना। लोग उसको समझाते हैं और उसे शमशान नहीं ले जाते हैं बच्चे को, क्योंकि वहां भी डर होता है कि वहां पर भी शायद बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा। तो मां को शमशान ले जाया जाता है श्यामू की, और यहाँ बच्चा एक घर में दासी जो है जो उसको राम राम करके घर में रोकी हुई है। अब बच्चा मां की जुदाई, मां का गम सहता है। उसे पता चल जाता है कुछ अबोध बालकों से, हाँ, पड़ोस के नादान बच्चे तो छोटे बराबर होते हैं, उससे पता चल जाता है कि उसकी मां मामा के घर नहीं गई है, उसकी मां गई है कहां, राम के पास, अर्थात उसकी मां की मृत्यु हो गई है। बंद करो, आगे देखो। उसकी मां की मृत्यु हो गई है और अब वह सोचता है कि मैं अपना गम किसे कहूं, थोड़ा सा परेशान रहता है, आसमान की तरफ देखता रहता है। अचानक उसके मन में ख्याल आता है, पतंग को देखकर कि मेरी मां अगर राम के घर पे है, ऊपर है ईश्वर के पास, तो पतंग से वो नीचे आ सकती है। वो पहुंचता है अपने घर में, एक दासी काम करती है, नाम है सुखिया दासी का पुत्र भोला भी इसका हम उम्र है, अर्थात इसके बराबर का है। उसे कहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पतंग चाहिए। वो अपने पिता के पास जाता है, पिता से कहता है पिताजी मुझे पतंग लेके दे दीजिए, क्योंकि पिताजी जिनका नाम है विशेश्वर, वो भी थोड़े से दुखी है, अनमने से हैं। वो भी हाँ तो कह देते हैं पर पतंग लाना वो भूल जाते हैं, मंगवाना भूल जाते हैं। अब बालक श्यामू से मां को बुलाने का एक रास्ता सोचता है कि वह क्या करे, वह पैसे का इंतजाम कर ले, क्योंकि पतंग के लिए, डोर के लिए पैसे चाहिए। वह पिता की जेब से 25 पैसे, हाँ, जिसको चवन्नी कहते हैं, 25 पैसे को चवन्नी कहते हैं, वो चुरा लेता है। चवन्नी को लेकर के वह देता है भोला को, कहता है कि इससे क्या करो, इससे लिए डोर और मांझा मंगवा ले आओ। वो चुपचाप डोर और मांझा बांध रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं। तब भोला थोड़ा समझदार है, वो कहता है कि डोर जो है ना बड़ी कमजोर है, और डोर कमजोर है तो मां जो है इस पर आएगी तो डोर टूट जाएगी। तो भोला के सजेशन को, भोला के एडवाइस को श्यामू समझता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तो वो सोचता है कि अब पैसों की और जरूरत पड़ेगी। तो जैसे पहली बार 25 पैसे चवन्नी चुराई थी, इस बार वो पिता के जेब से 1 रुपया चुरा लेगा, ताकि 2 डोर मंगाई जा सके, 2 रस्सी मंगाई जा सके, क्योंकि 1 रस्सी छोटी पड़ेगी। मां तो ऊपर राम के पास है, दूर है। देखिए बच्चे कितने भोले होते हैं, कितने मासूम होते हैं। अब
उसके पास क्या हो गई, 2 रस्सियां हो गई हैं। पतंग पे वो लोग रस्सियां बांध रहे हैं और पतंग पर एक कागज चिपका दिया गया है जिसपे लिखा है काकी, ताकि पतंग काकी को ही मिले। अब अचानक विशेश्वर आ जाएगा इस कमरे में जिसमें भोला और श्यामू पतंग पर रस्सी बांध रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। और जोर से विशेश्वर डांटते हुए कहेगा, तुमने मेरे पैसे निकाले हैं। भोला तो डर जाएगा, सब पका जाएगा। वो ऐसा चुगल देगा कि श्यामू ने ही पैसे निकाले भैया। श्यामू को पहले ही 2 चाटे लगेंगे। विशेश्वर कस के उसे क्या करेगा, चाटे लगा देगा। तो लाइक चलो, विशेश्वर कस के उसे 2 चाटे लगा देगा और उसका कान उड़ेट देगा, गुस्से में पतंग फाड़ देगा। और श्यामू जो कि डरा हुआ सा है, भोला भी डरा हुआ सा है, फिर भी पूछेगा विशेश्वर, हाँ लाइट आ गई, फिर भी पूछेगा विशेश्वर कि ये डोर क्यों मंगवाई, रस्सी क्यों मंगवाई है। तब वो बताएगा भोला कि रस्सी मंगवाई है ताकि वह अपनी मां को, हाँ अपनी मां को, काकी को नीचे उतार सके पतंग के माध्यम से। वह आश्चर्य होता है जब वो देखता है कि पतंग पे चिपका होता है, पतंग पे एक जगह लिखा चिपका होता है काकी। अगली कहानी है महायज्ञ का पुरस्कार। हाँ सच में अगर आप भी इस कहानी को सुनेंगे और अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो यकीन हो जाएगा कि अच्छा काम करने वालों को, नेक काम करने वालों को ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करता है। हाँ यहां पर भी यही होने वाला है। कहते हैं ना कि ईश्वर आपको हर जगह है, आप सबकी मदद करिए। प्रकृति में अगर कोई भी दुखी है, दीन है, आप मदद करिए। वह पशु हो चाहे वो इंसान हो, आपको मदद करनी है। यह संदेश देती है ये कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। कहानी में एक सेठ जी है, एक सेठानी है। सेठ बहुत उदार भाव के दयालु हैं। इनके घर पर अगर कोई आ जाए तो वह भूखा नहीं जा सकता। वह उनको धन धान्य से पूर्ण कर, हाँ सब कुछ उदार भाव से करते। कई बार उन्होंने यज्ञ किया, लोगों को धन धान्य खूब दिया। पर कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसे नहीं होता है। सेठ के भी बुरे दिन आए। सेठ गरीब हो गया। अब इसके अपने जानने पहचाने वाले रिश्तेदार भी इससे दूर हो गए। एक समय यह भी आया कि सेठ और सेठानी को खाने को भी नहीं था। अब सेठानी ने सेठ से कहा कि आप क्यों ना एक यज्ञ बेच दे। अब तुम बड़े आश्चर्य करोगे, सर यज्ञ कैसे बेच सकते हैं। तो पहले जमाने में एक प्रथा थी, हाँ एक प्रथा चलती थी पहले जमाने में कि आप अपने यज्ञ को भी बेच सकते हैं। यज्ञ छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी यज्ञ हो, आप उसके हिसाब से यज्ञ को बेच सकते हैं। पहले लोग बहुत यज्ञ, हवन होता था ना जिसमें पूजा पाठ होती थी, हवन, वो यज्ञ उसे कहते हैं। हाँ आज भी हम कराते हैं, हम लोग कराते हैं। तो वो यज्ञ क्या कहा उसकी पत्नी ने कि आप एक यज्ञ बेच दीजिए। तो पहले तो सेठ दुखी होता है कि मैं अपना यज्ञ कैसे बेचूं। फिर तो तय करता है कि गरीबी बहुत है, जीवन यापन करने के लिए यज्ञ बेचना पड़ेगा। और तय करता है कि मैं यज्ञ बेचूंगा तो एक 10 से 12 कोस दूर, उनके स्थान से 10-12 कोस दूर एक नगर है, एक जगह है कुंदनपुर। वहां जाकर के, हाँ कुंदनपुर जाकर के क्या करूंगा, अपना यज्ञ बेचूंगा। कुंदनपुर में एक अमीर सेठ रहते हैं, नाम है धन्ना सेठ, और उनकी पत्नी अर्थात सेठानी। जो धन्ना सेठ थे, इनकी पत्नी के बारे में मशहूर था कि ये तीनों लोगों की बात जान सकती हैं। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां हैं कि ये तीनों लोगों के बारे में भूत भविष्य देख सकती हैं। तो सेठ जी ने तय किया कि मैं अपना एक यज्ञ इनको जाके बेच आऊंगा। अगले दिन सेठानी ने, हाँ अगले दिन इस दयालु सेठ की पत्नी सेठानी ने 4 रोटियां बनाई। ये रोटियों के लिए भी उन्हें आटा मांगना पड़ा था। 4 रोटियां बनाई, एक पोटली बनाई और सेठ जी को दे दिया कि आप जाइए यज्ञ बेचने निकल जाइए। सेठ जी, दिन का समय था, दोपहर था, निकल पड़े। आधे रास्ते तक पहुंचे कि शरीर पसीने से लथपथ हो गया, थक चुके थे सेठ जी। अब सेठ जी ने देखा कि वृक्षों का कुंज है, एक वृक्षों का समूह है और वहां पर एक कुआं है। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ देर यहीं विश्राम करेंगे, भोजन करेंगे और फिर कुंदनपुर के लिए निकल जाएंगे। अब सेठ जी वहां बैठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, वो पोटली से अपनी रोटी निकालते हैं और कुएं के पानी से हाथ मुंह धोकर जैसे ही रोटी खाने के लिए तैयार होते हैं तो देखते हैं कि उनके एक हाथ की दूरी पर ही एक कुत्ता जो छटपटा रहा था। ऐसा लगता था कि मानो वो बेजान सा है। इतना कमजोर था कि वो गर्दन भी उचका रहा था सेठ की तरफ, तो उचकाने के बाद गर्दन गिर जा रही थी। उसका शरीर एकदम दुर्बल, कमजोर हो चुका था। पेट पीठ दोनों उसके भी एकदम मिल गए थे। सेठ को दया आ गई। उसने तुरंत ही उस कुत्ते को 1 रोटियां तोड़कर खिला दी। कुत्ते की आंख में चमक आ गई। हाँ, कुत्ते की आंख में चमक आ गई। अब वह गर्दन कुछ ऊंची कर पा रहा था और सेठ को करुणा से देख रहा था, कृतज्ञता से देख रहा था। सेठ को यह देख के और दया आ गई। सोचा कि इसका तो शरीर अभी उठने बैठने लायक नहीं है, यह चल फिरने लायक नहीं है। सेठ ने दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। अब कुत्ता के शरीर में थोड़ी जान आ गई, पर वह अभी भी उठ नहीं पा रहा था। सरकता हुआ सेठ के नजदीक वो कुत्ता आ जाएगा और सेठ की ओर एकटक निगाह से देखने लगा। सेठ समझ गए कि इसकी अभी भूख नहीं मिटी है और
इसे अभी और रोटी की जरूरत है। मैंने अगर 2 रोटी खा ली तो भी चलता काम, 1 रोटी खा लूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। मुझे तो पास ही जाना है कुंदनपुर, वहां मेरा इंतजाम कुछ हो जाएगा। वह तीसरी रोटी भी, 4 रोटियां थी ध्यान दीजिएगा, तीसरी रोटी भी कुत्ते को तोड़ के खिला देता है। अब कुत्ता थोड़ा सा और जीवित हो पाता है, बैठ पाता है और अपनी कृतज्ञता दिखाता है। सेठ जी इस कुत्ते के इस कृतज्ञता को देखते हुए खुश होते हैं, पर देखते हैं कि कुत्ता चल फिर नहीं पा रहा है। उन्हें लगता है कि अगर पास की बस्ती में कुत्ता चला जाता तो वहां अपने लिए भोजन का इंतजाम कर पाता, और कोई भी आसपास कोई और मदद के लिए नहीं है। अंत में निर्णय करता है कि मेरा क्या है, मैंने तो पानी भी पिया तो भी मेरा काम चल जाएगा, मुझे जाना ही कहां है, कुंदनपुर तो जाना है, पास में तो जाना है। तो मैं चौथी रोटी भी क्या करूंगा, उसको खिला दूंगा ताकि यह खा करके चलने फिरने लायक हो जाए। और सेठ ने चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। चौथी रोटी खिलाने के बाद थोड़ा पानी पिया, थोड़ा विश्राम किया और फिर अपने मार्ग के लिए निकल पड़े। कुंदनपुर पहुंच गए। सांझ हो चुकी थी। वहां पर धन्ना सेठ की हवेली पे पहुंचे सेठ, ठीक है। धन्ना सेठ ने उनसे पूछा, और क्या हाल है आपका, और आप यज्ञ बेचेंगे? धन्ना सेठ की पत्नी जो कि त्रिकालदर्शी थी, हाँ, जो कि भूत भविष्य देख सकती थी, उसने पूछ लिया कि खरीदेंगे तो महायज्ञ खरीदेंगे आपसे, और बेचना है तो बताइए। सेठ जी ने बोला, अरे, इस दयावान सेठ ने बोला, मेरे ने तो कोई यज्ञ किया ही नहीं है और बहुत सालों में यज्ञ किए हुए। तो बोली, वही महायज्ञ जो आज आपने किया है। सेठ जी बड़े आश्चर्य करने लगे, बोले, अरे मैंने कौन सा यज्ञ किया भाई? तो धन्ना सेठ की पत्नी जो कि त्रिकालदर्शी थी, जो कि सब कुछ देख सकती थी, उसने बताया कि आपने एक महायज्ञ किया है, अगर बेचना है तो आप इसी महायज्ञ को हमें बेचिए, हम यही खरीदेंगे आपसे। सेठ जी को लगा कि लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं, लगता है इन्हें हमारा यज्ञ खरीदना नहीं है। बड़ा दुखी होते हैं सेठ जी। वो समझाते हैं उनको कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। तो धन्ना सेठ की पत्नी कहती हैं, सच्चा यज्ञ क्या है? सच्चा यज्ञ है मानव की सेवा, परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। अगर कोई अपना भी सब कुछ निछावर कर दे, वह कोई दूसरा जीव ही क्यों ना हो, वह सच्चा यज्ञ है, वही महायज्ञ है। तो आपने एक कुत्ते को 4 रोटियां खिला दी जो आपके लिए थी, आप भी भूख से थे, तड़प रहे थे, पर आपने रोटी कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ है। उसने बोला, सेठ ने, कि मेरे लिए तो यह मानव कर्तव्य है, एक इंसान का कर्म है कि वो जानवरों की मदद करे। मुझे पूरा यकीन है आप भी अपने आसपास के जीव जंतुओं का ख्याल रखते होंगे। अगर घर के आसपास कोई डॉग आ जाता होगा, कुत्ता आ जाता होगा, तो आप उसे कभी रोटी खिला देते हैं, कभी बिस्कुट खिला देते हैं, करते हैं ना? देखिएगा ध्यान से, क्या इनाम मिलने वाला है आपको। हाँ, आपको भी मिलेगा एक दिन इनाम इसी महायज्ञ का। तो इस तरीके से सेठ को दुखी होकर के वह बिना कुछ कहे वहां से चला आता है, हवेली को छोड़ के चला आता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां उसे कोई यज्ञ खरीदा नहीं जाएगा। घर आता है, उदास मन में पहुंचता है। पत्नी पूछती है, क्या हुआ? पत्नी समझ जाती है कि सेठ का काम नहीं हुआ, उसके यज्ञ नहीं बिके। वो पूछती है, क्या हुआ, धन्ना सेठ नहीं थे क्या? तो बताता है पूरी कहानी की कि क्या हुआ था उसके साथ। पत्नी बहुत खुश होती है, उसे गर्व होता है अपने पति पर। हाँ, सेठानी जी को गर्व होता है अपने पति पर कि उसने विपत्ति में भी अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो अब सेठानी का सारा दुख, सारा दर्द विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है अपने पति के इस फैसले से कि वह वापस आ गया बिना यज्ञ बेचे। अभी शाम हो चुकी है, अंधेरा है, और पत्नी सेठानी मतलब दिया जलाने घर के अंदर जाती हैं। जब घर से दिया जलाने के लिए निकल रही होती हैं तो बरामदे में एक उठा हुआ पत्थर उनके पैर से टकराता है। वो आवाज लगाती हैं सेठ को कि ये पत्थर कहां से उठा हुआ आ गया। वो पत्थर नहीं होता है, बल्कि एक पत्थर में लगा कुंडा होता है जो ऊंचा उठा होता है। ये एक चौखट होती है। सेठ और सेठानी बड़ा आश्चर्य करते हैं, इससे पहले तो ये चौखट हमने देखी नहीं थी घर पर। जब वो कुंडे को ऊपर खींचते हैं तो एक रास्ता मिल जाता है, एक रास्ता, एक सीढ़ियां मिल जाती है नीचे की तरफ जो तहखाने तक जा रही होती हैं। सेठ और सेठानी उस तहखाने में अंधेरे में उतर जाते हैं। नीचे उतरते हैं तो खूब प्रकाश होता है, खूब उजाला होता है। उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं क्योंकि पूरा तहखाना जवाहरात से, हीरो से भरा हुआ था। दोनों आश्चर्यचकित होते हैं, हतप्रभ होते हैं। एक आवाज आती है जो वो देख तो नहीं पाते हैं पर वो सुन लेते हैं, और वो आवाज कहती है कि यही है तुम्हारे महायज्ञ का पुरस्कार। आई होप कहानी सच में, है ना, कहानी सच में बहुत अच्छी लगी होगी आपको। चलिए आगे बढ़े। आगे कहानी आती है नेताजी का चश्मा। तो यहां नेताजी कौन है? श्री सुभाष चंद्र बोस जी। इस कहानी में 2 मेन पात्र हैं। एक हालदार साहब है जो एक कंपनी के कार्य के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरते हैं, और एक पान वाला। 2 मुख्य किरदार हैं। बात किसकी करते हैं? कैप्टन चश्मे वाले की। चलिए कहानी पूरी समझते हैं। तो कहानी में
ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी ध्यान से सुन लेंगे, दोबारा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो नेताजी का, वैसे मैं आपको बता दूं कि नेताजी का चश्मा जो है वो स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है, यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में संपादक रहे हैं, और मैं आपको बता दूं वर्तमान में भी यह संपादन का कार्य आज भी कर रहे हैं, स्वयं प्रकाश जी। तो नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा जो है वो सच में नेताजी की बनी मूर्ति पे चश्मे की कहानी है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है लोगों को यह बताना कि हर व्यक्ति छोटे छोटे कह सकते हैं तरीकों से, छोटे छोटे तरीकों से राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान दिखाता है, अपना कर्तव्य पूरा करता है। मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि आपके माता पिता टैक्स जमा करते हैं, तो वह भी एक राष्ट्र के प्रति अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं अपने देश के झंडे को, तो आप भी अपना क्या कर रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज पेरेंट्स, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति अपना छोटा छोटा योगदान दे रहा है। तो हमें किसी के भी योगदान पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, ठीक है ना। कोई योगदान कैसा भी दे रहा हो, छोटे से छोटा योगदान जो देश को समर्पित है, जो राष्ट्र को समर्पित है, उस पर आपको गर्व करना चाहिए। यही कहानी का संदेश है। किसी पे किसी पे हमको क्या नहीं करना, अपमान नहीं करना है किसी का। कहानी में नेताजी के चश्मे में हालदार साहब एक कस्बे से गुजरते हैं और हर 15वें दिन में वहां से उनको गुजरना पड़ता है। इस कस्बे में नगर पालिका है, नगर पालिका ने वहां एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक हॉस्पिटल, ये सब बनवा रखा है। और वहां के किसी उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने उस प्रमुख बाजार के चौराहे पे नेताजी का एक मूर्ति लगवाई। अच्छा, मूर्ति किसने बनाई? मूर्ति संगमरमर की थी, और क्योंकि मूर्ति बनाने का कोई मूर्तिकार उपलब्ध नहीं था, तो गांव में ही एकमात्र लड़कों का स्कूल था, उसके ड्राइंग मास्टर ने मूर्ति को बनाया। मूर्ति को बनाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया और संगमरमर की मूर्ति 1 महीने के अंदर बनके तैयार हो गई। मूर्ति तैयार हो गई, मूर्ति पर लगा काला चौड़ा फ्रेम, फ्रेम असली, मूर्ति संगमरमर की। अब हालदार साहब जब इसे देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। बोलते हैं, अरे मूर्ति तो संगमरमर की है, मूर्ति 2 फुट की है। कितने की? 2 फुट ऊंची मूर्ति है। और मूर्ति को कहते हैं बस्ट, पूरी नहीं है, नेताजी का शरीर नीचे तक नहीं है, सिर्फ 2 बटन तक है, कोट के 2 बटन तक, टोपी से लेकर 2 बटन तक की मूर्ति है, इसे बस्ट कहते हैं, है ना। इतनी छोटी मूर्तियों को बस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो हालदार साहब जब वहां गुजरते देखते क्या, अरे मूर्ति का चश्मा बदल गया, कभी तार वाला चश्मा आ गया। तीसरी बार गुजरते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि वहां पान खाने के लिए रुकते हैं हालदार साहब। अब पान वाले से नेताजी के चश्मा बदलने के बारे में पूछते हैं कि ये चश्मा बदलता कैसे है, कौन बदलता है इसका चश्मा। तो पान वाला थोड़ा उपहास के हिसाब से बोलता है कि इसका चश्मा एक चश्मे वाला है, नाम है क्या, कैप्टन चश्मे वाला, वह बदलता है। तो पूछते चश्मा इसका कहां गया, तो बताते हैं कि चश्मा जो बनाने वाले मास्टर साहब थे, जिन्होंने बनाया है, वो जो ड्राइंग मास्टर है, वो लगाना लगता है चश्मा भूल गए हैं। और वो शायद या तो ये भी हो सकता है, कारण बताते हैं कि हो सकता है चश्मा जो पारदर्शी चश्मा होता है वो न बन पाया हो, या ये भी हो सकता है कि बनाते बनाते समय चश्मा टूट गया हो, क्योंकि संगमरमर तो कमजोर होता है बहुत। हालदार साहब ने उससे पूछना चाहा कि जो कैप्टन चश्मे वाला है ना, इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा भाई? और सबसे बड़ी चीज, क्या ये नेताजी का कोई सिपाही था क्या ये आजाद हिंद फौज जो नेताजी की फौज थी, क्या उसका कोई सिपाही है क्या? पान वाले को इस चश्मे वाले पर, कैप्टन चश्मे वाले पर उपहास करना था। वह उसका उपहास करते बोलता है, अरे साहब ये बूढ़ा लंगड़ा आदमी है, अर्थात फौजी नहीं है, ये कोई सिपाही नहीं है, एक लंगड़ा आदमी है। जब वह बात ही कर रहा होता है तब तक सच में कैप्टन चश्मे वाला आ जाता है। हालदार साहब देखते हैं कि एक बूढ़ा सा कमजोर सा आदमी, लंगड़ा सा आदमी, उसके सर पर गांधी टोपी है, आंखों में काला चश्मा है, एक हाथ में छोटी सी संदूकची है। संदूकची मतलब बैग होता है छोटा सा, पहले बैग चलते थे ना संदूक रुमा, उसके बैग होते थे, मेटल के बैग होते थे पहले, मेटल के बैग, संदूकची थी। और दूसरे हाथ में एक बांस था जिसमें बहुत सारे वह चश्मे लगाए था, और वह गली गली क्या करता था, फेर करके घूम घूम के चश्मे बेचता था। तो उस चश्मे वाले के पास अपनी एक फिक्स दुकान भी नहीं थी, और उस बेचारे के पास एक दुकान नहीं थी। तो वह पूछता है कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? तो वह पान वाला उसे जवाब नहीं दे पाता कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं और इसका असली नाम क्या है। पान वाला इसको बताना नहीं चाहता है, ना उस पर बहुत इस पर ज्यादा ध्यान देता है। 2 साल तक हालदार साहब उसी कस्बे से गुजरते हैं और हर रोज देखते हैं कि चश्मा बदल रहा है, कभी मोटा चश्मा, कभी काला चश्मा, कभी सन ग्लासेस, कभी पतला चश्मा। 2 साल तक वो देखता है कि नेताजी हर रोज, हर 15 दिन जब गुजरते हैं तो चश्मे बदल रहे हैं। एक बार मूर्ति की आंखों पे कोई चश्मा नहीं था, अब चश्मा नहीं है। इस बार उन्होंने पान वाले से पूछा कि चश्मा नहीं है। पान वाला दुखी होता है, वह दुखी होकर बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला अब नहीं रहा। हालदार साहब भी ज्यादा पूछ नहीं पाते हैं और तुरंत अपनी जीप से निकल जाते हैं। अगली बार जब वो आते हैं तो वो तय करते हैं कि ड्राइवर को मना कर देते हैं कि क्या करना, गाड़ी मत रोकना कस्बे पर, पान हम कहीं और खा लेंगे, आज हमें काम की देर हो रही है। क्योंकि वह रुक करके नेताजी की तरफ
नहीं देखना चाहते थे। पर जानते हैं हुआ यही कि गाड़ी रुकी नहीं, पर उनकी निगाहें चौराहे पर आते ही क्या हो गई, नेताजी के ऊपर पड़ी और देखते ही उन्होंने चीखा रोको, और ड्राइवर ने जोर से गाड़ी रोकी और गाड़ी रुकते ही हवलदार साहब ने दौड़ते कदमों से नेताजी के नजदीक आ गए, नेताजी की तरफ आकर देखा, सैल्यूट किया नेताजी को, क्योंकि अटेंशन में आ गए थे वो। नेताजी के पास पहुंचकर हवलदार साहब अटेंशन में पहुंच गए और देखा कि उस पे सरकंडे के, हाँ सरकंडे एक तरह के पेड़ होते हैं, एक तो बेल का पेड़ होता है जिसका बच्चे चश्मा बना देते हैं, तो बेल के, हाँ सरकंडे के चश्मे लगे हुए थे नेताजी पर, जिससे यह यकीन हो गया कि अभी भी देश के चाहने वाले, देश को प्रेम करने वाले अनन्य भक्त हर जगह मौजूद है। अगली कहानी ले चलता हूं आपको, नाम है अपना अपना भाग्य। यह कहानी आपको सच में भाग्य पर सोचने पर विवश कर देगी, आपको सोचने पर कि कैसे, एक बहुत दुख भरी कहानी है ये, इसका अंत भी बहुत दुख भरा है। आपको यकीन हो जाएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा अच्छा परिवार मिला जहां पर कोई कमी नहीं है किसी चीज की, न भोजन की, न कपड़ों की, न रहने की। पर क्या ये सबके साथ होता है? नहीं। आइए, यही है कहानी का उद्देश्य। तो अपना अपना भाग्य एक ऐसे निर्धन, असहाय, शोषित पहाड़ी बालक का चित्रांकन किया गया है। याद रखिएगा, यह कहानी पहाड़ों पे है, जो कि परिवार की गरीबी से तंग आकर भाग कर नैनीताल आ जाता है। एक छोटा बच्चा है, पहाड़ी बच्चा है, नैनीताल में भाग आ गया है, परंतु यहां भी उसके दुखों का अंत नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य, भूख और गरीबी के थपेड़ों के कारण वह बर्फ में ठिठुर कर मर जाता है। यस, यही कहानी का मुख्य संदेश है। कहानी यहां से शुरू होती है। लेखक अपने मित्र के साथ, हाँ लेखक और उसका मित्र नैनीताल की रमणीयता का आनंद ले रहे थे। हाँ, नैनीताल एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, कहते हैं पहाड़ों की रानी है। नैनीताल में संध्या के समय, शाम के समय वह सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठा था। आकाश में भाप जैसे बादल थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, मनुष्य की भीड़ छटने लगी, घना कोहरा छा गया। लेखक उसके साथियों के साथ होटल की ओर चल दिए। तो लेखक और उसके साथी ने देखा कि अंधेरा है, हाँ कोहरा छाया हुआ है, क्योंकि नैनीताल ठंडी जगह है। तो रास्ते में दो मित्र का होटल मिला। दोनों वकील छुट्टी लेकर चले गए। अब लेखक ने अपने एक साथी के साथ आगे बढ़े। उसका होटल आगे था। लेखक जल्दी जल्दी अपने होटल पहुंचना चाहते थे, पर उसका एक मित्र एक बेंच पर कुछ देर बैठना चाहता था। तभी सामने एक लड़का आता दिखाई दिया। उसके सिर के बाल बड़े बड़े थे, वह नंगे पैर था तथा एक मैली सी कमीज पहने हुआ था। कितने वर्ष का लड़का था? 10 वर्ष का लड़का था। कहानी इसी बच्चे की है। कहानी इसी बच्चे की है जो गरीब है, शोषित है। लेखक के मित्र, ध्यान दीजिएगा, कहानी लेखक और उसके मित्र के बीच में ही है। लेखक के मित्र के पूछने पर पता चला कि वह गरीबी से तंग आकर, उसने बता दिया पूरी बात कि मैं गरीबी से तंग आकर के यहां भाग आया हूं। 1 रुपया जूठा खाना खाकर गुजारा करता था। कितना? 1 रुपया। और जहां नौकरी करता था वहां से भी हटा दिया गया। एक होटल में नौकरी करता था, वहां से हटा दिया गया। उसका एक साथी भी है जो मर गया है। देखिए, ठंड प्रकृति क्या है, बड़ी निर्मम है वहां पर। ठीक है। लेखक और उसका मित्र लड़के को लेकर वकील दोस्त के होटल में पहुंच गए। दया आ गई, इस बच्चे को ले गए होटल में। देखिए क्या होगा। वकील की नौकर की जरूरत थी। ठीक है। लेखक के मित्र ने वकील से उस लड़के को नौकर के रूप में रखने को कहा। रख लो भाई इसको, तो देखो क्या कहेगा। पर वकील ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि ये पहाड़ी लड़के बड़े शैतान होते हैं, जो सामान आदि उठा करके चंपत हो जाते हैं। देखा, करता एक चोरी है पर इल्जाम सब पे लग जाता है। तो बेचारे पहाड़ी बच्चे को क्या किया, नौकरी नहीं मिली। लेखक का मित्र उसे कुछ पैसे देना चाहता था। जेब में हाथ डालने में पता चला कि केवल 10-10 के नोट है, खुले पैसे नहीं है। बजट बिगड़ने के भय से वह उस लड़के को 10 का नोट नहीं देना चाहता। उसने उस लड़के को अगले दिन सुबह 10 बजे होटल दीप पत्र में आने को कहा। क्या बुलाया? अगले दिन कहां मिल जाना, फिर होटल में आना ताकि तुम्हारी मैं मदद कर सकूं। पर रात बहुत ठंडी थी, भयानक शीत थी। लड़के के पास कपड़े कम थे। दूसरा दिन लड़का नहीं आया। लेखक और उसका मित्र चलने की तैयारी में थे। जब वे मोटर में सवार हो रहे थे, उन्हें एक समाचार मिला, एक न्यूज मिली। क्या न्यूज मिली? कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। ये वही बच्चा था, यह वही लड़का था। दोनों ने यह समाचार सुना तो उनकी दर्दनाक मौत पर उन्होंने सोचा, जानते हैं, प्रकृति ने हम मानवों के इस अपमान भरे काम में, हाँ हम इंसान की मदद नहीं कर रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं। और देखिए, उसे भोजन नहीं दिया, उसे वस्त्र नहीं दिए। प्रकृति ने क्या किया, हमारे इस बुरे कर्म को छुपाने के लिए उसके पूरे शरीर को, इस पहाड़ी बच्चे के पूरे शरीर को सर से पांव तक बर्फ से ढक दिया, क्योंकि हमने उसके लिए कफन नहीं लगाई थी ना। तो उस प्रकृति ने क्या किया, उसे कफन दे दी, अपने बर्फ की चादर से उसे ढक लिया। मानो वह इंसानों के अपराध को छुपा देना चाहती है। यही है इस कहानी का मकसद, अपना अपना भाग्य। बड़े घर की बेटी में सबसे पहले आएंगे 2 परी। पहला है बेनी माधव सिंह। ये बेनी माधव सिंह के 2 बेटे हैं। बेनी माधव सिंह एक नंबरदार हैं। हाँ, पहले जमाने में जो जिनको पद मिला होता था शासन से, हाँ अंग्रेजी शासन से पद मिला होता था, तो नंबरदार है। एक जमींदार है और पहले पैसे खूब हुआ करते थे गांव में। उनके परदादा लोगों ने, दादा ने एक गांव में मंदिर बनवा रखा है गांव में। वहां पर उनके नाम से
जो मंदिर है आज उसका भी रख रखाव करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 1,000 रुपया सालाना इनके पास क्या है, आमदनी है। और इनका ज्यादातर पैसा वकीलों के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे लगे हुए हैं, उस पर चला जाता है। आइए इनके 2 बच्चों से आपको मिलाते हैं। इनका पहला और बड़ा बेटा है श्रीकंठ। श्रीकंठ इनका बड़ा बेटा है और दूसरा बेटा है लाल बिहारी। श्रीकंठ की बात करते हैं। श्रीकंठ जो है वो बीए पास है, इसके पास एक नौकरी भी है, पर पढ़ाई के चक्कर में इसने अपना शरीर खराब कर लिया है। पढ़ करके यह कमजोर, दुबला पतला और आंखें भी खराब कर ली इसने। श्रीकंठ बड़ा सुलझा समझदार व्यक्ति है, जबकि लाल बिहारी चौड़े अर्थात दोहरे बदन वाला है। सुबह उठ करके कहते हैं ना हिंदी में, एक्सरसाइज करता है, खूब सारी डंड पेलता है खूब, और 2 सेर भैंस का दूध तो एक बार में पी जाता है। तो बढ़िया खाना पीने वाला, चौड़े बदन वाला, बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का है ये लाल बिहारी। 2 भाई है, ध्यान दीजिएगा। श्रीकंठ, अब श्रीकंठ से कहानी यहीं से शुरू होती है। श्रीकंठ तो नौकरी करता है और शनिवार को घर आता है, शनिवार को घर लौटता है, बाकी वो बाहर रहता है। अब श्रीकंठ की हो जाएगी शादी। श्रीकंठ की शादी हो जाएगी आनंदी से। आनंदी सच में एक बहुत ही समझदार, एक अमीर बाप की, एक बड़े घर की बेटी है। कहानी का नाम तो जानते ही हैं, बड़े घर की बेटी। तो पूरी कहानी की मुख्य पात्र कौन है? आनंदी। कैरेक्टर मिल गए सारे आपको। आनंदी के पिता एक अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तो आनंदी एक बड़े घर की बेटी है और खुश मिजाज है, हंसती है, बड़ों का ध्यान रखती है। और एक दिन लाल बिहारी, जिसको मैंने बताया दोहरे बदन का है ना, और लाल बिहारी क्या करता है, 2 पक्षी ले आता है और कहता है भाभी इसको पकाओ। क्योंकि आनंदी बड़े घर की है, आनंदी ने कुछ कह सकते हैं ना कंजूसी से, यहां कम खर्च में खाना बनाना सीखा नहीं था, तो वह जो घर में एक पाव घी था उसको पूरा लगा देती है पक्षी बनाने में। मीट बनके तैयार होता है। जब लाल बिहारी को दाल दी जाती है, उसमें घी कम होता है, उसे लगता है घी कम है, बोलता है भाभी घी कहां गया, घी दाल में नहीं है। तो आनंदी बता देती है कि घी खत्म हो गया है। लाल बिहारी को लगता है कि भाभी जवाब दे रही है। वो बोलता है क्या कि घी कहां चला गया, अभी कल ही तो लाया था। तो बताती है भाई घी खाने में इस्तेमाल हो गया है, और वो मैंने बताया ना कि एक बड़े घर की बेटी है तो थोड़ा बचा करके, कंजूसी से नहीं चला सकते हैं, ना थोड़ा सा अच्छे से बना के चलाती है। अब इस तरीके से आनंदी और लाल बिहारी में बहस यहीं से शुरू हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात से बहस शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब आनंदी और उसके बीच में बहस हो जाएगी। लाल बिहारी उसको ताना मारता है, कहता है तुम्हारे मायके में तो घी की नदियां रहती हैं। आप जानते हैं किसी भी स्त्री को उसके मायके के बारे में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वह सब बर्दाश्त कर लेगी, पर उसके मायके की बुराई करोगे, मायके मतलब समझ गए ना, जहां से स्त्री शादी करके आई है, जिस घर से आई है, अपने घर के बारे में बुराई नहीं बर्दाश्त करती, बस उसे गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि आनंदी बड़े घर की बेटी थी, वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो कहती है, आनंदी उसे कहती है कि अरे हमारे यहां तो ये जो इतना घी है, 1 पाव घी है, वहां तो नाई कहार मतलब घर में काम करने वाले ही आ जाते हैं, तो इतना घी इतना कम है, हमारे यहां तो बहुत कुछ नहीं है। आनंदी के इतना कहने से उसे और क्रोध आ जाता है, और वह क्रोध में खड़ा मतलब लकड़ी की चप्पल होता है। लाल बिहारी क्या करता है, क्रोध में आ जाता है और क्या करता है, लकड़ी की चप्पल जिसको खड़ा होकर फेंक देता है। अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, वह हाथ आगे करती है ना, और उसके हाथ में खड़ाऊ लग जाता है। आनंदी के हाथ में घाव हो जाता है। आनंदी और गुस्सा आ जाती है और वह तय करती है कि अब मेरा इस घर में रहना नहीं है। वह अपने पति का इंतजार करती है, और आप जानते ही हैं हर शनिवार को श्रीकंठ वापस आता है। आज श्रीकंठ घर में पहुंचे, इससे पहले ही श्रीकंठ के भाई और उसके पिता उसे मिल चुके हैं। श्रीकंठ से उसके पिता और भाई मिल चुके हैं। उन्होंने आनंदी की शिकायत की है। भाई ने श्रीकंठ को बताया कि आनंदी से कहे कि वह मुंह संभाल कर बात करे, वरना एक दिन अनर्थ हो जाएगा। और पिता ने भी श्रीकंठ को ही समझाया। तो दोनों ने आनंदी के लिए घर में कहा कि आनंदी को तुम कंट्रोल में रखो, आनंदी लगता है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। आनंदी ने जब श्रीकंठ को झगड़े के बारे में सारा बात बताया, तब श्रीकंठ को बहुत गुस्सा आ गया। उसे अपने पत्नी का बात पर ज्यादा भरोसा था, उसे अपने भाई के दुर्व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। इन सब के कारण वह घर से अलग होने का निर्णय करता है। कह देता है पिता से कि अब मैं इस घर पे नहीं रहूंगा, और अपने पिता को अपना निर्णय सुना देता है कि मेरा इस घर में गुजारा नहीं हो सकता है। अब याद रखिएगा, पूरे गांव में इस परिवार की बहुत इज्जत है। इज्जत इसलिए भी है क्योंकि यहां पर सब मिलजुल के रहते हैं। यहां पर एक परिवार है, ये संयुक्त परिवार है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेनी माधव के इस एकजुट परिवार को और इसकी नीतियों को हमेशा क्या करते हैं, से जलते रहते हैं। वो तो हमेशा होता है ना, आपके पास आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके अच्छे काम से जलेंगे आपको। तो वही इनके साथ भी हुआ। तो जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी
यस, श्रीकंठ अपनी पत्नी के साथ अलग होना चाहता है, तो सब लोग क्या करने लगे, अलग अलग बहानों से आने लगे। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने इनके घर आने लगा, ताकि इन घर में क्या चल रहा है ना, लोगों को चुगली सुनने बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, दूसरे घर में कहां आग लग रही है, तो ये सब करने के लिए गांव में लोग इसके घर आने लगे। श्रीकंठ भी क्रोधित था, उसने अपने पिता को सबके सामने कह दिया, कि हम बिना इसके साथ गुजारा नहीं होता, मैं लाल बिहारी के साथ नहीं रह सकता। अब या तो इस घर में लाल बिहारी रहेगा और या तो मैं। समझ गया ना? श्रीकंठ के पिता बहुत समझदार थे, वो बहस से बचना चाहते थे, और जब लाल बिहारी को पता चला कि उसका भाई भी उसे मुंह नहीं देखना चाहता है, उसे बहुत दुख होता है। हालांकि लाल बिहारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खुद कहता है कि अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा, मैं भी अपना मुंह अपने भाई को अब नहीं दिखाना चाहता। तो इस तरीके से देवर भी घर छोड़ने को जा रहा होता है। तब आनंदी जिसे पता चलता है कि उसका देवर लाल बिहारी जा रहा है, तो वह उसको पछतावा होता है, वो दुखी होती है, आनंदी दुखी होती है और घर को टूटने नहीं देना चाहती है। वह अपने पति को कहती है कि आप आगे बढ़कर जाइए और अपने भाई को गले लगाइए, सुलह कर लीजिए, और श्रीकंठ ऐसा ही करता है। तो इस तरीके से दोनों भाई गले लगते हैं। आनंदी से भी वह माफी मांगता है, कौन? लाल बिहारी, और दोनों भाइयों के आंसू झरझर बहने लगते हैं। और जो बेनी माधव होते हैं बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, वो बिगड़ा हुआ काम भी बना लेती हैं। इस घटना को जिसने सुना उसने आनंदी की सराहना करते हुआ। आइए अगली कहानी देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की लिखी यह रचना है, नाम है संदेह। संदेह मतलब डाउट, और पूरी कहानी आपको लगेगा कि सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। सच में कह रहा हूं, इस कहानी का नाम संदेह एकदम सही और सटीक है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद काशी के, यस मैं भी काशी का हूं, काशी के रहने वाले हैं, और इन्होंने हिंदी पे बहुत सारे उपन्यास और कई सारे पाठ लिखे हैं। उनमें से संदेह आपको एक लगेगा कि कोई हिंदी के सीरियल की कहानी है। सच में आपको लगेगा कि कोई हिंदी का आप सीरियल सुन रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं, जरा सा आंखें बंद करके आप इसमें चले जाएंगे। तो कहानी है संदेह, मतलब डाउट, मतलब शक या भ्रम। तो सबको, जितने भी पात्र बताऊंगा, सबको एक दूसरे पर शक होगा। तो कहानी इस तथ्य को उजागर किया गया है कि परिस्थितियां किस प्रकार मानव मन में संदेह और भ्रम पैदा करती है। हाँ, आप और मैं कभी कभी क्या होते हैं, आपके आसपास के सराउंडिंग, आपके आसपास में हो रहे इवेंट से क्या करते हैं, एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। तो ये इंसान क्या ऐसा ही है। कहानी है रामनिहाल की। रामनिहाल एक लड़का है जो श्यामा नाम की एक महिला के यहां काम करता है। ध्यान दीजिएगा, श्यामा लैंडलॉर्ड है, रामनिहाल उसके यहां काम करता है। रामनिहाल है तो मेहनती, पर यह कहीं भी टिक कर नहीं रहता है। गांव से निकला है, पैसे कमाने के लिए निकला है, और जहां मौका मिलता है काम करने के लिए ठहर जाता है, रुक जाता है वहां जाकर के। पर श्यामा के घर रहता है, वहां काम करता है। श्यामा एक विधवा औरत है। रामनिहाल उसे अपना शुभचिंतक, उसे अपना मित्र और रक्षक मानता है। श्यामा भी सच में एक सुलझी हुई, समझदार और कठोर निर्णय करने वाली महिला है। हाँ, वह जल्दी बहकने वालों में से नहीं है। तो अब कहानी शुरू होती है जब रामनिहाल अपना बैग पैक कर रहा है, उदास मन से, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, और घर छोड़ करके, श्यामा का घर छोड़ के जाना चाहता है। घर में जो दूसरी काम करने वाली किशोरी है, वह आवाज लगाती है और श्यामा को बुलाती है कि दीदी, रामनिहाल अर्थात निहाल बाबू घर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो अपना बैग पैक कर रहे हैं। तो उसके हाथ में एक पेपर का बंडल होता है, जी एक पेपर का बंडल होता है, और वह सब तैयारी कर रहा होता है जाने की। श्यामा आती है, उससे पूछती है कि भाई क्या हाल है, मुझसे कोई गलती हो गई, क्यों जाना चाहते हो? तो बोलता है नहीं, आपसे तो एकदम गलती नहीं हुई है। रामनिहाल अंदर ही अंदर, मन ही मन में श्यामा को चाहता है, पर उसके मन में संदेह है। संदेह इस बात का है कि क्या श्यामा भी मुझे चाहती है, क्या श्यामा को मैं कह दूं तो सही रहेगा? तो संदेह की वजह से वह श्यामा को कह नहीं पाता है। पर श्यामा एक दृढ़ निश्चयी महिला है, एक पक्के इरादे वाली और एक निडर, हाँ जो भी है स्पष्ट बोलने वाली महिला है। आप देखेंगे कहानी में श्यामा से पूछती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, छोड़ के जाना क्यों चाहते हो? तो वह कहानी अब सुनाता है, यह उसकी खुद की कहानी है जो वह श्यामा को सुनाता है। आइए क्या कहानी सुनाता है। वह श्यामा को बताता है कि वह पहले एक व्यक्ति है बृज किशोर, उनके यहां काम करता था। इससे पहले वह बृज किशोर जो कि पटना में रहते हैं, उनके यहां काम करता था। बृज किशोर के घर में मोहन बाबू और मनोरमा, ये हस्बैंड वाइफ है। मोहन बाबू एक मानसिक, जिनका संतुलन बिगड़ा हुआ है, कह सकते हैं मेंटली डिस्टर्ब आदमी है, जल्दी आवेश में आ जाते हैं और जल्दी शांत भी हो जाते हैं। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता है इनका, एक अनस्टेबल माइंड वाले व्यक्ति हैं, कभी खो जाते हैं, कभी ख्यालों में खो जाते हैं, कभी पोएटिक बन जाते हैं, बड़ा कविता करने लगते हैं। जबकि मनोरमा एक बहुत ही खूबसूरत समझदार महिला है। वह मनोरमा और मोहन बाबू दोनों के बीच में मतभेद है।
दोनों के बीच में आपस में तालमेल नहीं है, पति पत्नी के बीच में। ध्यान दीजिएगा, राम निहाल को अब बृज किशोर क्या करेंगे, राम निहाल को जिम्मेदारी देंगे। क्या जिम्मेदारी देंगे कि इन दोनों को, मोहन बाबू को और मनोरमा को क्या करो, गंगा का सौंदर्य, गंगा के तट पर घुमा के लाओ, जाओ गंगा घाट घुमा के लाओ। पति पत्नी की बात वह सब साफ सुन पाता है, दोनों के बीच में हमेशा मतभेद रहता है। ध्यान दीजिएगा, नाव बजड़ा जिसे हम कहते हैं, एक ऐसा नाव होती है काशी में, गंगा में, जिसमें आप नीचे और ऊपर दोनों जगह बैठ सकते हैं, डबल डेकर नाव कह सकते हैं। तो इस बजड़े में चढ़ने में, क्योंकि नाव को रेती के किनारे रखा जाता है, तो वह हाथ पकड़ करके मोहन बाबू नाव में चढ़ जाते हैं, उस बजड़े में चढ़ जाते हैं। मान मंदिर में यह नाव लगी हुई है, मान मंदिर एक स्थान का नाम, मान मंदिर घाट, जहां पे नाव लगी हुई है। और यहां पर राम निहाल, हाँ, यहां पर राम निहाल हाथ देता है इनको, मनोरमा को, और उसे नाव पे चढ़ाता है। मनोरमा चढ़ते ही उसको बोलती है कि मेरे पति को लोग पागल करार देने वाले हैं, इसको लोग पागल बताने वाले हैं, तुम भी बच के रहना। यह बात वो धीरे से कान में बोलती है मनोरमा यह बात धीरे से बात बोलती है राम निहाल को। दोनों नाव में बैठे होते हैं, आपस में बात करते हैं, पर दोनों का कहीं भी मतलब तालमेल दिखाई नहीं देता। मोहन बाबू को संदेह होता है कि बृज किशोर उसे पागल सिद्ध करना चाहते हैं, जिससे बृज किशोर को उसकी संपत्ति का प्रबंधक, मैनेजर बना दिया जाए। और राम निहाल को ऐसा लगता है, उसके मन में भ्रम हो जाता है कि मनोरमा उसे चाहती है, क्योंकि मनोरमा उसके कान में बोलती है। आगे भी मोहन बाबू और मनोरमा में बहस हो जाती है नाव में। हाँ, मोहन बाबू जब गंगा में लोग आकाशदीप मतलब होता है दिए जला के छोड़ते हैं, तो पूछती है मनोरमा से, मोहन बाबू पूछते हैं कि मनोरमा इस आकाशदीप का क्या मतलब है? तो बोलती है दिए है, बस नदी में छोड़ दिए गए। बोलता नहीं, ये दिए मानव स्वरूप में धारा में प्रवाहित कर दिए गए। हाँ, जैसे सैकड़ों शरीर प्रवाहित कर दिए जाते हैं, वैसे ही मानव जीवन में अनंत की धार में छोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब है मोहन बाबू बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे। तब मनोरमा उनसे पूछती है, मोहन बाबू से, ये जो बंबू में, ये जो बांस में ऊपर जो दिए लगाए गए, हाँ घाट में आप आएंगे ना तो बड़े बड़े ऊंचे बांस दिखेंगे, और बांस में ऊपर एक डोलची में दिए रखे गए हैं ऊपर आसमान की तरफ। बोले उसका क्या मतलब, उस आकाश दिए का मतलब क्या है? तो फिर मोहन बाबू बोलते हैं कि आकाश भी कैसा है, अनंत है। तो ये अनंत तो एक ईश्वर तक क्या है, आत्माओं को मिलाता है, आहुति देता है। इससे पता चलता है कि मोहन बाबू एक पोएटिक ख्याल वाले आदमी हैं। पर वो थोड़ी देर में ही क्या होते हैं, मनोरमा से नाराज हो जाते हैं। वो उस पर शक करते हैं कि तुम भी मिली हुई हो, तुम भी मुझे पागल बनने की कराने की कोशिश कर रही हो, और मैं डरता नहीं हूं। मेरे सामने ये नौकर राम निहाल जो है यहां पर, मैं इसके सामने बोलूंगा। वह उसे समझाती है, मनोरमा एक बहुत सुलझी हुई समझदार स्त्री है, उसे समझाती है कि यहां पे आप गुस्सा ना करें, ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा। पर मोहन बाबू तो मेंटल बैलेंस्ड है नहीं, दिमाग से अस्थिर है उनका दिमाग। वह पूरा देर शांत होते हैं, पर फिर अचानक क्या होता है, किसी न किसी बात पर मनोरमा से नाराज हो जाते हैं, मनोरमा को डांटने लगते हैं, तुम अच्छे चरित्र की औरत नहीं हो, और कई तरह से उस पर इल्जाम लगाते हैं। मनोरमा भी धीरे जब मौका मिलता है तब वो राम निहाल को धीरे से कहती है, फुसफुसा के कहती है कि देखा तुमने, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इनका दिमाग अस्थिर है। अब मनोरमा और मोहन बाबू दोनों एक दूसरे की तरफ ताकते नहीं है, बात नहीं करते हैं, और मनोरमा भी उनसे दूर रहती है। नाव वापस लौटती है इनके गुस्से झगड़े के बाद, अपने घाट पर लौटती है। यहाँ घाट पर भी मनोरमा को राम निहाल नीचे नाव से उतारता है, मोहन बाबू आगे निकल जाते हैं, और मनोरमा के पीछे पीछे चलता है राम निहाल को लगता है कि मनोरमा उसे जो बात कह रही है, उससे जो मदद मांग रही है, वो उसे चाहती है, उसे प्रेम करती है। ये मनोरमा उसे खूब सारी चिट्ठियां लिखती है, जो बंडल, अब कहानी वापस आ जाइए, अब श्यामा के पास आ जाइए, श्यामा के पास वापस घर में आ जाइए, कहानी खत्म। श्यामा उसके हाथ में जो बंडल देखती है, उसमें एक चित्र भी है, साथ में एक तस्वीर भी है। वो सोचती है कि तस्वीर हो ना हो, किसकी होगी, मनोरमा की होगी, पर नहीं, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह तस्वीर उसकी खुद की होती है, श्यामा का एक तस्वीर, और जो बंडल लेटर के थे, पत्रों का जो बंडल था, वह सब मनोरमा का था। अब देखिए क्या होगा, श्यामा का कैरेक्टर पता चलता है। राम निहाल एक चित्र को दिखाकर आंसू बहाता है, यह चित्र श्यामा का होता है। राम निहाल के हाथ में अपना चित्र देखकर श्यामा को भी आश्चर्य हो जाता है। श्यामा को आश्चर्य होता है, मेरा चित्र इसके पास। वह राम निहाल के मन के संदेह को दूर करने के लिए कहती है, देखिए क्या लाइन कहेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, न तो मनोरमा दुष्चरिता है, अर्थात मनोरमा इज नॉट अ वुमेन ऑफ बैड कैरेक्टर, और न ही तुमसे प्यार करती है। देखिए भ्रम तोड़ रहे हैं, संदेह की गांठ खुलने वाली है। कहती है वह तुमसे प्यार नहीं करती है, तुमने मुझे मन के विनोद के लिए अच्छा साधन जुटाया है। वास्तविकता यह है कि मनोरमा अपनी सहायता के लिए तुम्हें बुला रही है, जाओ उसकी सहायता कर लौट आओ, फिर यहीं लौट आना, तुमको यहीं रहना है। आपने देखा क्या हुआ, श्यामा ने सारे संदेह मिटा दिए उसके मन के।
वह यह भी क्लियर कर देती है कि वह उससे प्यार नहीं करती है। दूसरा कि मनोरमा जिसके बारे में वह सोचता है उसे प्यार करती है, उसे प्यार नहीं करती, बल्कि उसे उसकी जरूरत है। तो उसे कहती है कि अपना सारा सामान यहीं छोड़ जाओ, जाओ पटना, उनकी मदद करके जो तुम्हारे हाथ में मदद करना बनता है मदद करो और वापस आ जाओ। चलिए, भीड़ में खोया आदमी लीलाधर द्वारा लिखी गई। देखिए, यह आबादी पर लिखा गया एक निबंध है। हाँ, एक्चुअली में यह कहानी एक निबंध है। अब आप बोलेंगे निबंध मतलब, हाँ, भीड़ में खोया आदमी एक निबंध है। हर तरफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कहानी है। तो हमारे चारों तरफ जनसंख्या बढ़ रही है, तो किस जनसंख्या, इस बढ़ती जनसंख्या की चिंता पर लिखी गई है। लेखक ने निबंध के माध्यम से इस कड़वी सच्चाई को दिखाया है कि जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे पास संसाधन रिसोर्सेस कम हो रहे हैं। आप इस सीन को देख पा रहे होंगे। देखिए, नियम व्यवस्था अनुशासन का पालन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है। क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में सारे नियम सिस्टम फॉलो होते हैं? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पीपल कम है और उनको फॉलो कराने के लिए सिस्टम बना हुआ है। तो यातायात की व्यवस्था ठीक होना, रोजगार की कमी होना, घर आवास की कमी होना, भोजन की कमी होना, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होना, यह सब कमी होने का कारण एक है और वो है बढ़ती हुई आबादी। उपभोक्ता सेवाओं की कमी, कचहरी दफ्तर अस्पताल स्टेशन आदि में शक्ति समय धन सबकी बर्बादी, सबका कारण एक है और वह जनसंख्या। आइए, कहानी क्या है देखिए। लेखक के एक सज्जन और परिश्रमी उदार हृदय मित्र, नाम क्या है? श्यामलाकांत। श्यामलाकांत आप देख पा रहे होंगे बैठे हुए। एक श्यामलाकांत व्यक्ति है जो जीवन में लापरवाह है। क्यों लापरवाह कह रहा है? क्योंकि इनके पास 6 से अधिक बच्चे हैं। लापरवाही यही है इनकी। है तो सज्जन परिश्रमी मेहनती हैं, बट 6 बच्चे, और वो भी आज के युग में। बाप रे। पिछली गर्मी में लेखक ने इसी मित्र की बड़ी पुत्री के विवाह में भाग लिया था। इससे पहले लेखक आ चुके हैं, इनकी बड़ी बेटी की शादी थी। कहां गए थे? हरिद्वार गए थे। 15 दिन पूर्व प्रवास और 15 दिन पहले से उन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया। क्या चीज? टिकट के लिए। लेखक ने इनके पास आने के लिए टिकट के लिए प्रयास किया। किसी प्रकार खिड़की से, देखिए जनसंख्या का प्रभाव, खिड़की से रेल के डब्बे में प्रवेश कर सके। लक्सर पर गाड़ी बदलने के लिए उतरने के लिए अंदर से अधिक लोगों की छत पर बैठा देख लेखक ने सोचा, ट्रेन में आदमी अंदर और गाड़ी छत के ऊपर। वैसे आजकल अलाउड नहीं है, बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक ट्रेन से अलाउड नहीं है। लेखक ने सोचा कि लोग इस प्रकार अपने जीवन को खतरे में क्यों डालते हैं। स्टेशन पर उनके मित्र का बड़ा पुत्र उन्हें लेना आता है। मित्र के छोटे से घर में भीड़ को देखकर लेखक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मित्र का बड़ा बेटा स्नातक है। स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएट है। वह 2 वर्ष से बेकार है और 2 वर्ष से उसे कोई नौकरी नहीं मिली है। पत्नी उसकी काफी बीमार रहती है और प्रयत्न करने पर भी उनको सही मकान नहीं मिल रहा है। और अस्पताल में भी जब जा रहे हैं तो अस्पताल में बहुत भीड़ है, डॉक्टर भी उनका ध्यान नहीं दे पा रहे। मतलब हर जगह प्रॉब्लम इज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन। 15 दिन प्रयास करने के बाद भी दर्जी ने शादी के कपड़े समय पर सिल नहीं दिए। क्यों भाई? क्योंकि राशन की दुकान पर लंबे इंतजार के बाद भी पूरा राशन नहीं मिलता। तो सब जगह आबादी, पॉपुलेशन प्रॉब्लम। लेखक ने निष्कर्ष पे पहुंचा कि देश की आबाद और अनियंत्रित बढ़ती जनसंख्या की भीड़ इस अवस्था के लिए एकमात्र कारण है। सारी प्रॉब्लम का कारण क्या है? खाना लोगों को नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में सर्विस नहीं मिल पा रही है, सड़क पे जाम लग रहा है, आप जहां जाइए लाइन लगी हुई है। कभी आप जाके देखिए, किसी रेलवे स्टेशन जाके देखिए, आप किसी बस अड्डे जाके देखिए, आपको भीड़ का अंबार नजर आएगा, आपको यकीन हो जाएगा सर क्या कह रहे हैं। तो लेखक के मन में आता है सारी समस्या का कारण क्या है? यह जनसंख्या। लेखक के विचार में अगर परिवार सीमित हो, वातावरण स्वच्छ मिलेगा, संतुलित भोजन मिलेगा, तो बीमारी नहीं होगी। तो मैंने कहा था यह एक निबंध है। तो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या अनुशासनहीनता को जन्म देती है और जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही आदमी भीड़ में खो गया है। इसीलिए क्या है? भीड़ में खोया आदमी। तो आप मैं सब इस भीड़ का क्या बन जाते हैं? छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं, जहां हमारी अपनी खुद की पहचान छुप जाती है। चलिए, अगली कहानी जो है, आपको लगेगा कि आज के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे बनी हुई है। आपको लगेगा कि आज का जो पॉलिटिक्स है, आज के जो नेतागण हैं, वो एकदम सही इसी तरीके से हैं। तो मैंने कहा आज की राजनीति पर, आज के राजनीतिक परिपेक्ष पर किस तरह से वोट लिया जा रहा है, कैसे समाज के लोगों को बहला फुसला करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हाँ समुदाय के नाम पर लोगों को क्या करें, भड़काया जाता है और वोट लेने के बाद फिर सब कुछ बदल जाता है। भेड़े और भेड़िए। भेड़े आप जानते हैं कौन होते हैं? भेड़े होते हैं शीप के बच्चे। भेड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये है आम जनता, मैं और आप। और भेड़िया मतलब जैकॉल, फॉक्स, बहुत चालाक होता है, बहुत होशियार होता है ना। तो जंगल में किसकी आबादी ज्यादा है? आप कहेंगे सर भेड़िए की ज्यादा है। तो भेड़िए कम है, ठीक है ना। आइए देखें यह कहानी भेड़े और भेड़िए को प्रतीक बनाकर समाज में व्याप्त राजनेताओं का चरित्र क्या है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका चरित्र बताया गया है। कैसे वो आम जनता को लुभावने वादे फंसा करके, है ना, उनसे वोट हथिया लेते हैं और जब पद पर काबिज हो जाते हैं वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो वो राजनीतिक षड्यंत्र का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आइए इसी पे कहानी है। बोली वाली जनता क्या करती है? इन नेताओं के चापलूसों के चक्कर में, नेता और इन नेताओं के जो चापलूस हैं
इनके चक्कर में फंसी रहती है, गुमराह हो जाती है। आइए देखें, एक बार वन के पशुओं को एक ऐसा लगा कि सभ्यता के स्तर पर हम ऊंचे पहुंच गए हैं और एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, मतलब एक डेमोक्रेसी नाम की, एक प्रजातंत्र नाम की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अब और डेवलप्ड हो गए। एनिमल्स को ऐसा लगा दैट दे आर नाउ डेवलप्ड, दे आर नाउ सोशल, सो लेट्स हैव अ डेमोक्रेसी, लेट्स हैव आवर ओन गवर्नमेंट। इंग्लिश हो गया ज्यादा, चलिए हिंदी करते हैं। इस प्रकार समाज में प्रजातंत्र की स्थापना, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। चलिए, पशु समाज ने तय किया कि हम लोग मिलकर के क्या करेंगे, अपने ऊपर एक अपना लीडर चुनेंगे। तो जानवरों को लगा कि वाह, अब तो हमारी सुरक्षा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रजातंत्र है, मतलब लोगों को उनके मनपसंद का व्यक्ति मिलेगा जो उन्हें चुन लेगा और वही क्या करेगा, समाज चलाएगा, वही शासन चलाएगा। तो पशुओं में तो खुशी की लहर दौड़ गई। और प्रजातंत्र की स्थापना से क्या हो जाएगा, कानून बनेगा, सारे जीव जंतु उसके कानून का पालन करेंगे, सब जिएंगे और सबको जीने का वरदान मिल जाएगा, है ना। उनका आपस में मित्रता, बंधुत्व, सहयोग बढ़ेगा, सारे भेड़ें खुश हो जाएंगे। सारे छोटे पशु मिलकर के 90% थे, कितने, 90% हैं भेड़ें और छोटे पशु, जितने भी छोटे जीव जंतु हैं। तो भेड़ों ने समझ लिया कि राज उन्हीं का होगा, क्योंकि वही सबसे अधिक मात्रा में है। और दूसरा कौन है इसमें है भेड़िए। तो भेड़ों को लगा कि हम सब मिलकर के क्या करेंगे, भेड़ियों को अपने आप को खाने से रोक लेंगे, बचा लेंगे। और भेड़ियों ने सोचा कि प्रजातंत्र के बाद तो उनके मुसीबत का दिन आना शुरू, यहां तो उन्हें जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा और यहां तो चारा खाना पड़ेगा। देखिए, इसलिए सियार ने, कौन आ गया, एक नेताओं का चापलूस सियार। तो जो सियार था उसने भेड़ियों को सर्कस में जाने की सलाह दी, बोला तुम लोग को एक ही रास्ता है अपनी जान बचाने के लिए, जाओ सर्कस में चले जाओ। देखिए ध्यान से, प्रजातंत्र की खबर से भेड़िए परेशान थे, उन्हें बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक बूढ़ा सियार चापलूस, एक बूढ़ा सियार ने उन्हें बताया, क्या बताया, एक योजना दी उनको। आइए देखिए क्या योजना है उस बूढ़े सियार की। उसने योजना को सफल बनाने के लिए एक बूढ़े सियार ने एक भेड़ियों को एक संत के रूप में बदल दिया। भेड़ियों को क्या बना दिया, संत, उसका हुलिया बदल दिया, ठीक है ना। क्या कहा, देखिए आइए, भेड़ों के सामने उसको उनका हित चिंतक बताया कि उनके शुभ चिंतक है। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसने क्या किया, उस बूढ़े सियार ने 3 बातें याद करने को दी। 3 चीजें कही भेड़िए को याद रखना। पहला, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर न उठाना। क्या करना, अपनी डरावनी आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा जमीन की ओर देखें, कुछ ना बोलें। और सबसे जरूरी है, सभा में बहुत सी भेड़ें आएंगी, गलती से उन पर हमला मत कर बैठना, क्योंकि एक बार अगर तुमने गलत कदम उठाया, तुम्हारा वोट खत्म। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उसने 3 सियार यू हाइना, एक तरह का जानवर होता है जो मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। जब मेन पशु जैसे शेर किसी का शिकार कर लेते हैं और शेर अपने हिस्से का भोजन खा लेते हैं, तो सियार क्या करता है, बाकी बचा हुए मांस में झपट लेता है, समझ गए ना। तो ये सियार जो है 3 रंग के, पीले, नीले और हरे रंग के सियार आएंगे, 3 रंगों के। भेड़ों के सामने उनका परिचय दिया जाएगा। पीले रंग वाला सियार विद्वान है, अर्थात ज्ञानी है, विचारक है, कवि और लेखक है। कौन सा रंग वाला, पीले रंग वाला, मतलब इंटेलिजेंट व्यक्ति है, पोएट है, राइटर है ना, और एक तरह का लेखक है, ऑथर है। नीले रंग वाला सियार क्या करता है, वह नेता है, स्वर्ग का पत्रकार बताया गया, पॉलिटिशियन है। और हरे रंग वाला सियार क्या है, धर्म गुरु का प्रतीक है। तो 3 सियार हैं। इन तीनों का काम क्या है, इस भेड़िए को, जिसको संत बनाया गया है, उसका प्रचार करना है, उसका ढोल नगाड़ा पीटना है, जगह जगह जाके बताना है क्या, कि एक बहुत महान संत आए हैं जो आपकी सेवा करना चाहते हैं। देखा, बूढ़े सियार ने एक संत के आने की खबर पूरे वन प्रदेश में फैला दी इन तीनों सियारों की मदद से। और उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आ गई। पर उनके सामने संत के रूप में कौन था, भेड़िया। मैंने बताया था, भेड़िए को देख के वे डर जाती है, भागने लगती हैं। तो भेड़िए के चुनाव का प्रचार सियार खुद देख रहा था। उसने अपनी समझदारी से तीनों सियारों का प्रयोग किया। तो 3 सियार, नीले, पीले और हरे सियारों का प्रयोग किया और भेड़ियों के समर्थन से लोगों का विश्वास जीत लिया। बूढ़े सियार ने बड़ी चालाकी से भोली भेड़ों को बरगला लिया, उनको अपने पक्ष में कर लिया। बूढ़े सियार की बातों में फंसकर भेड़ों को लगा कि भेड़िया अब सच में संत बन गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भेड़िए, जिसका खाना ही भेड़ है, उसको छोड़ सकता है? तो भेड़ियों का संत बन चुका है और चुनाव जीत जाता है। चुनाव कौन जीत जाता है, वह संत रूपी भेड़िया। वो संत नहीं था, शैतान था, है ना, सिर्फ उसने वेश बदला था। और देखिए, भेड़ों के हितों के लिए वह कार्य करेगा, ऐसा करके वह, ऐसा विश्वास करके उसने चुनाव जीता था। और भेड़ियों से बढ़कर उसका कोई हितकारी नहीं है, ऐसा उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया था। अब देखिए क्या होने वाला है। चुनाव जीतने के बाद भेड़िए ने पहला कानून बनाया ये कि रोज नाश्ते में सुबह उन्हें भेड़ का मुलायम बच्चा खाने को दिया जाएगा। यह है कानून पहला। क्या मिलेगा उनको, एक भेड़ का बच्चा मिलेगा। दोपहर में एक पूरी भेड़ और शाम को स्वास्थ्य का ख्याल से कम रखना खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाएगी। अर्थात हर हाल में सारी भेड़ कटने वाली है, मरने वाली है। और मार कौन रहा है, भेड़िया। तो आपने अपने इस आसपास हो रहे राजनीतिक परिवेश को उसमें ध्यान नहीं दिया, देखा कि आपका ही रक्षक आपका भक्षक बन जाता है। आइए, 2 कलाकार, मन्नू भंडारी जी बहुत प्रसिद्ध कहानीकार हैं, आप देख भी सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा में जन्मी मन्नू भंडारी जी।
बचपन में इनका नाम महेंद्र कुमारी था और लिखने के लिए, यस, लेखन के लिए उन्होंने मन्नू नाम चुना। ठीक है, एमए की पढ़ाई की और दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका भी रही। आइए, ये कहानी एक मर्मस्पर्शी अर्थात दिल को छूने वाली कहानी है। इस कहानी की जो लेखिका ये समझाना चाहती है कि जो निर्धन और असहाय लोगों की मदद करता है वही सच्चा कलाकार है। सिर्फ दिखावा करने वाला एक कलाकार नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, इस इमेजेस पे भी ध्यान दीजिएगा। चित्रा नाम से पुजारी, चित्रा चित्रकार है और अरुणा, अरुणा मतलब करुणा। अरुणा के मन में सबके लिए करुणा है, तो अरुणा में करुणा है। दोनों सहेलियां, दोनों मित्र हैं और दोनों 6 वर्ष से हॉस्टल में साथ साथ रहती हैं। आप देख पा रहे होंगे दोनों को। चित्रा ने अभी अभी कुछ समय पहले एक चित्र पूरा किया, ये रहा वो सीन। चित्रा ने एक चित्र पूरा किया है, देखिए, जिसे मैं अपनी मित्र अरुणा को दिखाना चाहती है। चित्रा एक, मैंने कहा, आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। चित्रा ने अरुणा को नींद से जगाया, बोला अरे यार मेरा फोटो देखो, मेरी पेंटिंग देखो। चित्रा ने अरुणा को जब चित्र दिखाया तो उसमें सड़क, आदमी, ट्राम, बस सब एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। आप देख भी पा रहे हैं, ऐसा चित्र है कि सब एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी गई है। इसलिए अरुणा ने चित्र को देखकर कहा ये तो घनचक्कर है। क्या है ये चित्र नहीं, घनचक्कर है। चित्रा ने चित्र को कंफ्यूजन का प्रतीक कहा। हाँ तुमने सही कहा, यह चित्र कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, सड़क, आदमी, ट्राम, बस सब एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। अभी दोनों बात करते हैं, चित्रा और अरुणा बात कर रहे होते हैं। तभी कमरे के बाहर 3-4 बच्चे अरुणा की प्रतीक्षा करते हैं। अरुणा और चित्रा दोनों ही छात्रावास में रहती है, हॉस्टल जिसे कहते हैं उसमें रहती है, और पास की बस्ती में रहने वाले चौकीदारों, चपरासियों और नौकरों के बच्चों को पढ़ाती है। याद रखना, अरुणा पढ़ाती है, चित्रा नहीं। इन बच्चों को अरुणा पढ़ाती है और दूसरे दिन भी चाय के समय पर अरुणा का इंतजार कर रही होती है। तब अरुणा आती है और बताती है कि उसके पिता का पत्र आया है। ठीक है, आगे की पढ़ाई के बारे में विदेश जाने की। चित्रा का पिता का पत्र आया है और चित्रा के पिता ने उसे क्या कर दिया, विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अर्थात अब चित्रा अपनी और आगे की पढ़ाई करने के लिए कहां जाने वाली है, विदेश। दोनों सहेलियां अब जुदा होने वाली है। चित्रा चित्रकार होने के नाते अपने चित्रों के बारे में ही हमेशा सोचती रहती। वो हर वक्त चित्रों के बारे में सोचती। दुनिया में बड़ी सी बड़ी घटना क्यों ना घट जाए, पर चित्रा सिर्फ क्या करती, हमेशा मॉडल खोजती रहती। क्या चाहिए उसे, मॉडल चाहिए। हाँ भाई, किसी को सोच के इमेज बनानी होती है ना, उसके लिए वह कोई घटना नहीं है, बस उसको मॉडल चाहिए। चित्रा दुनिया में कोई मतलब नहीं रखती है। वह 24 घंटे अपने रंग, अपनी तुलिका मतलब ब्रश होता है, में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पर चित्रा के लिए चित्र का आइडिया क्या चाहिए, उसको सिर्फ पिक्चर बनाने का एक आइडिया चाहिए। इसके लिए कोई और महत्व नहीं है। हर जगह वह अपने मॉडल खोजती रहती है। इसलिए अरुणा ने आवेश में आकर चित्रा से एक बार कह दिया था कि काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना दे, अर्थात तुम्हारी यह कला किस काम की है जिससे तुम इंसान नहीं हो। अरुणा के अनुसार चित्रा अमीर बाप की बेटी है और उसके पास साधनों और पैसों की भी कोई कमी नहीं है, तो वह उन साधन को किसी का जीवन सुधार सकती है। पर चित्रा पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार बहुत तेज बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि बाढ़ आ गई। बाढ़ में 3 दिन तक बारिश पड़ती रही। बाढ़ पीड़ितों की दशा बहुत खराब हो गई। अरुणा उस बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए घर से बाहर निकल गई। 15 दिन तक उन्होंने, किसने, अरुणा ने लोगों की मदद की। इधर चित्रा हॉस्टल छोड़कर विदेश जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि चित्रा को विदेश पढ़ने जाना है। चित्रा को चित्रकला के संबंध में विदेश जाना था। वह अपने गुरुजी से मिलकर घर लौटती है। हाँ भाई, हॉस्टल लौटती है। हॉस्टल में देखते समय पेड़ के नीचे, ये रहा सीन, पेड़ के नीचे एक भिखारन मरी हुई है। ध्यान दीजिएगा, मरी हुई है भिखारन, इसको मत देखिएगा। एक भिखारन मरी हुई है और उसके 2 बच्चे उसे लिपट कर, उसे चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। यह दृश्य चित्रा को कैनवास पे उतारने लग गई। देखा, ऐसा दृश्य देख के तो हमें रोना आ जाएगा, पर चित्रा को क्या मिल गया, उसका मॉडल मिल गया। यह मरी हुई मां और उसके 2 बच्चे जो उसे लपट के रो रहे हैं। उसने घर आने में देर हो गई। अब चित्रा वहीं पे पेंटिंग शुरू कर दे रही है, देख रहे हैं। इस तरह चित्रा अब चले जाती है विदेश और उसके मन में काम, हमेशा काम रहता है। उसने उस भिखारिन के शरीर से चिपके बच्चों का चित्र बनाया। नाम दिया उसका, उस पेंटिंग का नाम दिया अनाथ। विदेश में यह पेंटिंग फर्स्ट प्राइज जीतती है और 3 साल बाद ये रही पेंटिंग। 3 साल बाद जब चित्रा लौटती है तो उसके पिता बहुत सफल होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मेरी बेटी चित्रा सफलता झंडे गाड़ के आई है। उसका बहुत स्वागत करते हैं। उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए, जी हाँ, उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए उन्हें बुलाया जाता है। उसी प्रदर्शनी में चित्रा की भेंट अपनी अभिन्न मित्र अरुणा से हो गई। ध्यान दीजिएगा इस सीन को, इस सीन में आप कुछ देखेंगे ध्यान से। ये है अरुणा, ये रही चित्रा और ये वो 2 बच्चे। ये वही 2 बच्चे हैं जो भिखारन के 2 बच्चे थे। ये वो 2 बच्चे हैं जो रो रहे हैं ऊपर, आप देख पा रहे हैं, यही वो 2 बच्चे हैं। तो यह देख करके चित्रा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। विस्मय से उसकी आंखें फैल जाती हैं कि सच्चा कलाकार तो कौन है। आप बताइए, अरुणा है सच्चा कलाकार कि उसकी मित्र, उसकी सहेली चित्रा, जो सिर्फ चित्र बना रही है और जो सच्चे कर्म कर रही है, हाँ, सच्चाई का हाथ बढ़ा रही है। इस तरह से दोनों बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी अरुणा ने अपने ऊपर ले ली।